हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को हम स्टमक अल्सर भी कहते हैं। तो स्टमक अल्सर, स्टमक मतलब कि हमारा जो पेट होता है, और अल्सर मतलब कि एक तरह का छाले हो सकते हैं, एक तरह का जख्म हो सकता है जो हमारे पेट के अंदर हो सकता है। ये पेट से रिलेटेड एक बीमारी है। तो पेप्टिक अल्सर एक ऐसी प्रॉब्लम है गाइस जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट होते हुए भी उनको पता नहीं है कि उनके पेट में जो है वो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद उनको ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है, या उनको ऐसे लगता है कि हमारे पेट में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वो फील करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या डायरिया की प्रॉब्लम उनको रहना शुरू हो जाती है। कई बार उनका जो स्टूल होता है वो बिल्कुल डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स यहाँ पे देखे जाते हैं पेप्टिक अल्सर के। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कंटेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम पेप्टिक अल्सर की, स्टमक अल्सर की इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद करेंगे कि क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो सकता है। देन साइट्स करेंगे, कहाँ कहाँ ये हो सकता है। टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। देन करेंगे हम सिम्टम्स, एंड लास्ट में करेंगे ट्रांसमिशन। क्या पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम जो है, ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकती है या नहीं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पेप्टिक अल्सर, जिसको हम स्टमक अल्सर भी कहते हैं, जो हमारा स्टमक होता है, जीआई होता है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है, जब उसकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, उस पर कहीं कहीं इरोजन्स होना या होल्स होना या अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर हम कहते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। इट इज अ होल, ये एक तरीके का होल होता है विच अकर इन द म्यूकोजल बाल ऑफ द स्टमक। जे हमारे स्टमक के म्यूकोजल बाल के ऊपर होता है, जो लाइनिंग होती है हमारे स्टमक की उसके ऊपर होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए, ये जो हमारे पास ये नली है, तो इस नली को हम ईसोफेगस कहते हैं, जो फूड पाइप के साथ होती है। और ये जो हमारा ये पार्ट दिखा रखा है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के ऊपर का हिस्सा जिसको हम फंडस कहते हैं, और जो पार्ट इसका एंड का पार्ट होता है, जो डियोडनम के साथ अटैच्ड होता है, उसे हम एंट्रम कहते हैं। और डियोडनम के यहाँ पे दो पार्ट शो कर रखे हैं मैंने, D1 एंड D2, क्योंकि जो D1 होता है, जब पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो एंडोस्कोप से उसे डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ एंडोस्कोपी होती है, ये मैंने ग्रीन कलर से शो कर रखा है। यहाँ पे एंडोस्कोप जो हमारे पेट में जाके डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पे इसके आगे कैमरा लगा होता है, जो पेट की जो भी यहाँ पे कंडीशन होती है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे एंट्रम के साथ ये जो डियोडनम का पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ये ज्वाइंट हो रखे हैं, उसको पाइलोरस कहते हैं। और पाइलोरस से पहले वाला जो हमारे स्टमक की तरफ का एरिया होता है उसे प्री पाइलोरिक एरिया कहते हैं। एंड जब ये पाइलोरस हमारे डियोडनम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो D1 और D2, जो D1 जो होता है जो हमारे स्टमक के साथ जुड़ा हुआ होता है, और D2 होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है। तो गाइस, अ होल विच अकर इन द म्यूकोजल वाल ऑफ द स्टमक, ये एक होल होता है जो कि हमारे स्टमक की म्यूकोजल बाल के ऊपर, हमारी स्टमक की लाइनिंग के ऊपर हो सकते हैं। इन द पाइलोरस, इन द पाइलोरस मतलब कि पाइलोरस पार्ट में, पाइलोरस क्या होता है, ये एक ओपनिंग होती है हमारे स्टमक के और डियोडनम के बीच में। जो ओपनिंग होती है, ये देखिए, ये शो कर रखी है, ये जो ओपनिंग है इसको पाइलोरस कहते हैं। और इसके पहले वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, प्री पाइलोरिक होता है। और इन द डियोडनम, और कहाँ हो सकता है, डियोडनम में हो सकता है। डियोडनम का कौन सा पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है। तो गाइस, 70 से 95% पेशेंट्स ऐसे होते हैं अल्सर्स के जिनको गैस्ट्रिक और स्टमक अल्सर हो रखा होता है। 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि जो उनके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, जो ब्लॉटिंग चल रही है, जिसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है, वो पेप्टिक अल्सर का ही कारण हो सकता है। तो गाइस, अब हम कॉजेज देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है पेशेंट को, क्यों पर्सन को उनकी पेट में अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले है 80 to 95% ऑफ स्टमक अल्सर्स। जिन पेशेंट को
80% पेशेंट्स को जिनको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम होती है वो स्पेशल बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच पाइलोरी भी हम लिखते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है पेप्टिक अल्सर का, यानी स्टमक अल्सर का। ये एक इस तरीके का दिखने वाला, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है इसकी स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का दिखने वाला होता है। वैसे तो ये हमारे स्टमक में होता ही है, रेस्ट में होता है, लेकिन जब ये रेस्ट आउट हो जाता है सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है हमारे स्टमक में। जैसे मतलब कि जो स्टूल होता है पेशेंट का वो डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूल में ब्लड बहना शुरू हो जाता है। कई बार साफ ब्लड दिखता है कि स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है। और जब मेडिसिन जब यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं किया जाता और उस ब्लड को रोकने की कोशिश की जाती है मेडिसिन के द्वारा, तो ये ब्लड रुक जाता है। और तो जहाँ पे अल्सर बने हुए हैं हमारे पेट में इस तरीके के, तो वहाँ पे कैंसर बनने का चांस रहता है गाइस। इसलिए इसको टाइम से ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पेट में भी थोड़ी सी दर्द हो रही है, या खाना खाने के बाद डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या ब्लोटिंग हो रही है, किसी की तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा गाइस। सेकेंड वन है, इट इज कोज्ड ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ द HCl फॉर्मेशन। जब हमारे स्टमक में, आपको पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, जब हमारे स्टमक में HCl एसिड की फॉर्मेशन, HCl एसिड और पेप्सिन की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं गाइस। तो बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी ये अल्सर प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारी पेट में, हमारे स्टमक में। जेनेटिक फैक्टर्स कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, जैसे खाना पीना है हमारा, या स्मोकिंग करना, या किसी को अल्कोहल लेने की आदत है बहुत ज़्यादा, वो तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। फ्राइड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो, तो इस तरीके के मिर्ची बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर के। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे ट्राउमा की प्रॉब्लम है किसी को, या कोई सर्जिकल की प्रॉब्लम है, जैसे मतलब कि किसी का सर्जिकल ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले। इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठा है, तो उस कंडीशन में भी पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, कोई पर्सन जो है वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या तंबाकू वगैरह बहुत खा रहा है, चटपटा यानी मिर्ची, लाल मिर्ची स्पेशली बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी गैस्ट्रिक प्रोडक्शन हो जाती है हमारे स्टमक में। जब गैस्ट्रिक प्रोडक्शन, गैस्ट्रिक यहाँ पे कौन सी गैस है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाती है, में बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्सर्स की वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे जख्म बनना शुरू हो जाते हैं हमारे स्टमक की वॉल के ऊपर। तो अब मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि कौन सा अल्सर्स किस, उसको क्या कहते हैं, क्या क्या नेमिंग होती है। जब ईसोफेगस में कोई अल्सर यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, किसी भी ईसोफेगस की किसी भी लाइन, कहीं भी जगह हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, जब ईसोफेगस के लाइन में, यहाँ पे लाइनिंग में अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसे ईसोफेगस अल्सर्स कहते हैं। जब हमारे स्टमक की बॉडी में यहाँ पे अल्सर्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर की लाइनिंग में होते हैं, या यहाँ पे बॉल पे होते हैं, तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं गाइस। और जब हमारे ड्यूोडेनम अल्सर होता है, ये हमारे ड्यूोडेनम का फर्स्ट पार्ट यानी D1 में होता है, तो इसको ड्यूोडेनम अल्सर्स कहते हैं। नेक्स्ट कोज है इसका NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जब हमारे पेट में दर्द हो रही है, बॉडी में दर्द हो रही है, तो जब पेन को रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन किलर्स का यूज़ करने लग जाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एस्प्रिन हो गया, या आइबुप्रोफिन हो गया, या एसिक्लोफिनेक हो गया। तो इन ड्रग्स का जब बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने लग जाते हैं गाइस, तो ये हमारे पेट में अल्सर कर देता है, हमारे स्टमक में अल्सर्स का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है व्हीट एलर्जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको व्हीट एलर्जी पता है, जिनको ये पता है कि जब हम चपाती खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेकिन 50% लोग आज भी ऐसे अवेलेबल है गाइस जिनको ये पता ही नहीं है कि जब वो चपाती खाते हैं तो उनके पेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उनको व्हीट से एलर्जी है, मतलब कनक से एलर्जी है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब वो राइस खा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, लेकिन वो जब व्हीट से बने, वो कनक से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, जैसे ब्रेड खा रहे हैं, वो जैसे वो चपाती खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको पेट में ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, उनको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार उनको यहाँ पे हमारे रिब्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पे स्टमक होता है, तो उसमें यहाँ पे एक गैस का उनको गोला सा फील होता है, तो इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उनको फील होता है। तो ये जो व्हीट एलर्जी का टेस्ट होता है, ये जब हम एंडोस्कोप के द्वारा यहाँ पे सेगमेंट लेते हैं ड्योडेनम के और हमारी स्टमक के, तो स्टमक और ड्योडेनम के जो बायोप्सी करने के लिए सेगमेंट भेजे जाते हैं, तो जब पेशेंट का यहाँ पे टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी होते हैं, तो उसके कम से कम 8 दिन के बाद ये रिपोर्ट आती है बायोप्सी की, तो उसमें शो हो जाता है कि पर्सन को, जो पेशेंट है, उसको व्हीट एलर्जी है या नहीं है। नेक्स्ट है गाइस स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो शौकीन हैं, शौक रखते हैं स्मोकिंग करने का या अल्कोहल लेने का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पर्सन लगातार यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग या अल्कोहल लेना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो म्यूकोजल म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं सेल्स, तो उन सेल्स की इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें अल्सर्स होने की वहाँ पे संभावना होती है, चांसेस होते हैं, जो कि जब हमारी लाइनिंग को जो प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स, तो उन सेल्स की डेथ हो गई है, डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो स्टमक का यहाँ पे लाइनिंग है, वहाँ पे इजीली अल्सर्स बनने के चांस होते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अल्सर। तो यहाँ पे गाइस 3 तरह के अल्सर्स होते हैं। इसोफेगस के ऊपर कोई अल्सर्स हो जाए तो इसोफेगस अल्सर्स कहते हैं। हमारे स्टमक की बॉडी के ऊपर कोई हो जाए उसे गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर कहते हैं, जो कि HCl गैस या पेप्सिन की फॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से होते हैं। और थर्ड वन होता है हमारे पास ड्योडेनम अल्सर्स। ड्योडेनम अल्सर्स मतलब कि जो हमारे स्टमक के साथ अटैच्ड होता है, उसके फर्स्ट पार्ट में ही होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड होता है। तो ये जो अल्सर्स होते हैं, ये एंडोस्कोपी जब करते हैं तो एंडोस्कोप कैमरा के साथ ही ये फाइंड आउट हो जाते हैं, और 24 हार्स के पहले ही इसकी रिपोर्ट साथ के साथ डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो हेलिकोबैक्टर होता है, H. पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है, उसकी रिपोर्ट जो होती है वो 24 हार्स के बाद आती है। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरीके की ये स्टेप होती है। नेक्सप्रो HP कंपनी की है ये। यहाँ पे पेशेंट का नेम होता है, एज होती है, सेक्स, टाइम, किस टाइम आपने किया है ये टेस्ट, और बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स। ये इसकी एक्सपायरी डेट लिखी है, और इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है, ऐड 1 ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर। ओके, तो इस तरीके से देखिए ये स्टेप होती है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया है हमारी H. पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का। ये जो नेगेटिव है, ये येलो कलर, तो यहाँ पे ये जो शो कर रखा है, ये जो पिंक कलर यहाँ पे आया है गाइस, यहाँ पे येलो कलर आता है अगर बैक्टीरिया की प्रेजेंस नेगेटिव है। अगर स्टमक में H. पाइलोरी बैक्टीरिया नहीं है तो यहाँ पे येलो कलर आएगा। और ये 2 कलर पॉजिटिव के लिए लिखे हैं, पिंक एंड रेड और पिंक में से कोई भी कलर यहाँ पे आ जाता है तो ये पॉजिटिव होता है, H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है उसकी प्रेजेंस स्टमक में है मतलब। तो ये जो रिज़ल्ट आता है, ये जो रिपोर्ट आती है 24 हार्स के बाद आती है। 24 हार्स के बाद यहाँ पे ये कलर शो हो जाता है, येलो है, पिंक है या रेड है। तो इस तरीके की ये स्टेप होती है गाइस। तो अब हम देखते हैं गाइस इसके सिम्टम्स, मतलब कि कारण। जब किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है और वो अननोन है इसके बारे में कि उसको अल्सर्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टमक में, तो उसको क्या क्या लक्षणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर की, स्टमक अल्सर की उसको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले है ब्लॉटिंग एंड गैस। जब खाना खाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या गैस हमारे पेट में बनना शुरू हो जाती है। पेट हमारा बिल्कुल फूला फूला सा हमें फील होता है। फटीग, बिल्कुल भी मतलब खाना खाने के बाद हमें नींद से आनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल टायर्डनेस हम हो जाते हैं। वेट लॉस, हमारा वेट अचानक ही लॉस होना
शुरू हो जाता है, अनकंडीशनल वेट लॉस होना यहाँ पे शुरू हो जाता है, लैक ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती अच्छे तरीके से। जब 3 चपातियाँ आप खाते हैं तो 1 चपाती खाने के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया, तो बिल्कुल खाने का आपका दिल नहीं करता। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपर के हिस्से में यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होती है, बिल्कुल शार्प पेन यहाँ पे फील होती है, इस तरीके की फील होती है जैसे कोई सुइयां सी चुभ रही है हमारे पेट में। और एक ये भी सिम्टम है कि एक गोला सा हमें गैस का हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि रिब्स के नीचे हमें फील होता है, हाथ लगाने पे कई बार वो बिल्कुल हार्ड सा दिखाई देता है, शो होता है हमें ऐसे टच करने पे। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इस तरीके के हमारे पेट के ऊपर दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे पेन होने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। स्टूल की डिस्कलरेशन होती है। स्टूल डिस्कलरेशन मतलब कि जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्टूल की कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का स्टूल आना शुरू हो जाता है। लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वॉमिट आफ्टर ईटिंग, जब एक चपाती भी आप खाते हैं, थोड़े से राइस भी खाते हैं, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि वॉमिटिंग की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको वॉमिट आ जाएगी। नोजिया, मोस्टली आपको नोजिया की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है। थोड़ी सी भी आप या हवा वाली या एसी वाली या किसी भी धूल मिट्टी की जगह पे चले जाते हैं तो आपको नोजिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी रहना वहाँ पे शुरू हो जाती है। कफ आफ्टर ईटिंग, आपके फूड पाइप में ऐसा लगता है आपको कि आपको कफ उठ रही है खाने के बाद में, तो ये भी एक लक्षण होता है हमारे यहाँ पे पेप्टिक अल्सर का। हैवीनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन स्टमक, हैवीनेस होने लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही आपको हैवीनेस फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। समटाइम शार्प पेन होती है विद, जब आप खाना खाते हैं तब भी और जब खाली पेट होते हैं तब भी एक शार्प सी पेन, कभी कभी आपको बहुत तेज पेन फील होती है। टायर्डनेस, बिल्कुल यहाँ पे थकावट सी फील होने लग जाती है। थोड़ा खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। वर्पिंग, जब आप खाली पेट हो, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं या थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको डकार आने शुरू हो जाते हैं, वर्पिंग होनी शुरू हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया। तो ये कुछ लक्षण है गाइज पेप्टिक अल्सर के, जब किसी पर्सन को ये हो जाता है तो ये लक्षण यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि ये प्रॉब्लम जो है वो पर्सन से पर्सन यहाँ ट्रांसमिट हो सकती है या नहीं, और किन कारणों से ये एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, ये ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है गाइस मेरे हिसाब से। क्योंकि जब कॉन्टेमिनेटेड कोई पर्सन होता है, जब किसी को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है और उसके पेट में एच पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो सलाइवा के थ्रू ये दूसरे पर्सन को हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसिंग के कंडीशन में हो जाते हैं, तो एक दूसरे का जो सलाइवा वाली चीज़ है वो एक दूसरे से ये हो जाती है, कंटेमिनेटेड पर्सन से दूसरे पर्सन को यहाँ पे हो सकता है। जूठा खाना खाने से यहाँ पे हो सकती है। वाटर, अगर पानी कंटेमिनेटेड, तो उस कंडीशन में भी एक पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्विमिंग, जिस पानी में आप स्विमिंग कर रहे हो तो वो उस पानी में भी कंटेमिनेटेड वो वाटर है, तो उस पानी में भी अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उससे भी आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पर्सन से पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं जब आपके स्टमक में एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि एंडोस्कोप के द्वारा ही पता चल जाता है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पेप्टिक अल्सर की कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जब पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को हो गई है तो किन चीज़ों का हमें घर में ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और इसकी कुछ मेडिसिन बताऊंगी एंड कुछ हम होम रेमेडीज बताएंगे जिससे हम पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।